हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए क्योंकि बाकी लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम टेक्निकल डिस्कशन करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि इसके मायने क्या हैं। खैर, हमारा भी ये कोर टॉपिक नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसे काफ़ी सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंस किया कि इंडिया ने 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है उसमें फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव करी है। ये हमारा न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जा रहा है, पर ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक है जो कि कमर्शियल स्केल पर है। तो ये जो फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी है इसको मास्टर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कई कंट्रीज़ ने यहाँ पर एफर्ट्स किए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किया है और अल्टीमेटली उन्हें फेलियर ही मिला है। कमर्शियल स्केल पर अगर आप सक्सेस की बात करेंगे तो वेस्ट में वो नहीं है। चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, चाहे आप यूएस को देख लें, खाली रशिया जो है वो इस टेक्नोलॉजी को फिलहाल सस्टेन कर पा रहा है। वहाँ भी परेशानियाँ हैं पर वो फिर भी सस्टेन कर पा रहे हैं। तो अगर आप स्पेंडिंग ही देख लें प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप करने की, तो इंडिया ने करीबन 800 से 1 बिलियन डॉलर स्पेंड किए हैं एक कमर्शियल स्केल के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप करने के लिए। इसके कंपैरिजन में 1970s में अमेरिका ने 350 मेगावाट इलेक्ट्रिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 4 बिलियन डॉलर स्पेंड कर दिए थे विदाउट एनी रिजल्ट, जो कि आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर्स है। वहीं पर फ्रांस ने भी अटेम्प्ट किया था करीबन 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप करने के लिए, और उसमें 9 से 10 बिलियन यूएसडी उन्होंने उस टाइम स्पेंड किए थे। यहाँ पर हम 1985 की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिली। 1997 में टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रोग्राम को बंद करना पड़ गया था। तो इंडिया ने ये चीज़ बहुत कम दाम में अचीव करी है। तो ये टेक्निकल सुपीरियोरिटी को दिखाता है। इसके पीछे रीज़न ये रहा कि इंडिया ने यहाँ पर समय लिया है, बहुत रश नहीं किया इस प्रोग्राम को लेकर। तो हमने प्रोटोटाइप से शुरुआत करी थी। 1985 से हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय हम खाली 40 मेगावाट के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर को बना रहे थे और स्मॉल स्केल पर हमने इसे ऑपरेट किया। जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको हमने समझा, उनको कैसे हैंडल करना है ये समझा, और धीरे धीरे टेक्निकल हर्डल्स को पार करते हुए हमने फिर 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक कमर्शियल प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाया। तो काफ़ी चीज़ें हमने लोकलाइज्ड करी जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर हम कम रख पाए। तो ओरिजिनल टाइमलाइन से हम करीबन 14-15 साल पीछे हैं। 2010-2012 के अराउंड ये अचीवमेंट हमारी हो जानी चाहिए थी, पर ये 2026 में हुई है। चलिए, ये हमने अचीवमेंट की बात कर ली। अब समझते हैं यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ क्या हैं और ये क्यों टेक्निकली सुपीरियर है और क्यों हमारे पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो डॉक्टर होमी भाभा ने 1950s में ही इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम स्ट्रेटजी को सामने रखा था, जिसके अंतर्गत पहले स्टेज में हमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाना था, जो कि हम अभी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अनएनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूरेनियम 238 है। उसके साथ कुछ फ्रैक्शन में फिसिल यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है एज अ कूलेंट, एज अ मॉडरेटर, जो कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है और रिएक्शन को सस्टेन कराता है। तो यूरेनियम 235 जो है ये बर्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, और यूरेनियम 238 जो है ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करता है। बाकी बाय प्रोडक्ट यहाँ पर प्लूटोनियम 239 मिलता है। तो दुनिया भर में ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर यही चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप फ्यूल क्या यूज़ कर रहे हैं? यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। इंडिया की परेशानी ये है कि हमारे पास ये मटेरियल बहुत कम क्वांटिटी में है, हमें दूसरी कंट्रीज से यहाँ पर डील करनी पड़ती है, तो हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए दूसरे पर निर्भर रहेंगे। इसलिए आता है स्टेज 2 और स्टेज 3। हमारे पास नेचुरली यूरेनियम अवेलेबल नहीं है, पर थोरियम है। लेकिन थोरियम के साथ परेशानी ये है कि थोरियम फिसिल नहीं है, फर्टाइल है। फिसिल मतलब ऐसे स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट्स जो कि सस्टेन्ड कंटिन्यूस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कर सके। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी इसी तरीके से प्रोड्यूस होती है, यूरेनियम की इसी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक न्यूक्लियर लिया जाता है यूरेनियम 235 का, जो कि हाईली फिसिल है। इसको स्ट्रक कराया जाता है न्यूट्रॉन से, और ये टेम्पररी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करता है और एक इंटरमीडिएट यूरेनियम 236 की स्टेज को अचीव करता है, जिसके बाद ये तुरंत अनस्टेबल होकर इसका जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता है 2 स्मॉलर और लाइटर न्यूक्लियाई में। इन्हीं को फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और ये स्प्लिट जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर ये कंटिन्यूस चेन रिएक्शन होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं और उसी हिसाब से एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो 3 बड़े फिसल मटेरियल्स हैं। यूरेनियम 235 जो कि नेचुरली मिलता है, हमारे पास बहुत कम है।
प्लूटोनियम 239 जो कि मैन मेड है और एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर यूरेनियम 233 अगेन मैन मेड फिसल मटेरियल है और ये थोरियम के थ्रू निकलता है, जो कि स्टेज 3 में हमें अचीव करना है। थोरियम जैसे कि हमने बताया ये फर्टाइल मटेरियल है। ये फिसल तब बनते हैं जब ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करते हैं। सेम चीज़ यूरेनियम 238 के साथ भी है, जो कि हम फर्स्ट स्टेज के रिएक्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं यूरेनियम 235 के साथ। अब आते हैं सेकंड स्टेज पर, जिस पे हमने फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव करी है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, यानी कि इस फ्यूल में प्लूटोनियम 239 जो कि स्टेज 1 पे एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिला था, और यूरेनियम 238 का आप इस्तेमाल करते हैं जो कि फर्टाइल है, फिसल नहीं है। तो इसको फास्ट ब्रीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो न्यूट्रॉन काफ़ी फास्ट होते हैं यहाँ पर। तो फास्ट न्यूट्रॉन जो है ये फिशन करते हैं प्लूटोनियम के साथ और यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट को भी स्ट्राइक करते हैं और अल्टीमेटली और प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। तो यहाँ पर एज अ फ्यूल प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है और ये बदले में और ज़्यादा प्लूटोनियम 239 को बनाते हैं। तो जो फिशन रिएक्शन है ये प्लूटोनियम 239 ही कर रहा है, जो कि हाईली फिसाइल बाई प्रोडक्ट है। लेकिन फिर सवाल ये उठेगा कि यहाँ भी आपको यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि फर्स्ट में भी करना पड़ रहा था। तो आप यूरेनियम पर डिपेंडेंट ही हैं, क्योंकि फर्स्ट में भी आपको यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 चाहिए था, जिससे प्लूटोनियम 239 मिला। आपने यूरेनियम 235 को रिप्लेस करके प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ भी ब्लैंकेट के लिए आपको यूरेनियम 238 चाहिए था, तो यूरेनियम पर आप डिपेंडेंट ही हैं। तो स्टेज 3 का जो खेल है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो स्टेज 2 में जितना प्लूटोनियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा बना रहे हैं, और अगर आपका स्टॉक पाइल बढ़ जाएगा फिर आप ट्रांजिशन स्टेप में जाएंगे, जिसमें स्टेज 2 में ही यूरेनियम 238 को रिप्लेस किया जाएगा थोरियम 232 से, जो कि एक फर्टाइल एलिमेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। ये यूरेनियम 238 की तरह ही फर्टाइल है। और फिर एक्स्ट्रा प्लूटोनियम के बजाय जो आउटपुट होगा ये आपका यूरेनियम 233 होगा, जो कि एक्सट्रीमली फिसल मटेरियल है। तो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 अब आपको नहीं चाहिए, फर्स्ट स्टेज आपकी खत्म हो गई, क्योंकि प्लूटोनियम आपका सफिशिएंट नंबर में प्रोड्यूस हो रहा है। और थर्ड स्टेज में जो यूरेनियम 233 आपका बना है उसको मिक्स किया जाएगा थोरियम 232 के साथ, और उस फिशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होगी एनर्जी। थोरियम हमारे पास बड़े नंबर में है, तो कुल मिला जुलाकर कहा जाता है कि हमारी सेंचुरीज की एनर्जी नीड को फुलफिल करेगा। तो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है मोल्टेन लिक्विड सोडियम को हैंडल करने में। तो क्योंकि आपको यहाँ पर ब्रीडिंग करनी है यूरेनियम 238 की या फिर थोरियम 232 की, इसलिए जो न्यूट्रॉन की स्पीड है मैटर करती है। जो स्टेज 1 में हमने हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं एज अ कूलेंट और एज अ मॉडरेटर, ये न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। पर ब्रीडिंग करने के लिए इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर कूलिंग भी करनी है, इसलिए कूलिंग के लिए हैवी वाटर का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जाता है। इंस्टेड यहाँ पर हम लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड सोडियम के साथ परेशानी आती है कि ये वॉयलेंट रिएक्टिविटी के साथ आता है, यानी कि ये एयर के साथ आएगा तो जल जाएगा, पानी के साथ आएगा तो एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे। साथ में इसको लिक्विड स्टेज में रखने के लिए आपको करीबन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो लिक्विड सोडियम को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हमने ओवरकम किया है, और बाकी जगह लोग फेल किए हैं। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ये हमने मिस आउट कर दिया, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चीज़ को लेकर आएंगे कि स्टेज 3 जहाँ पर हम थोरियम और यूरेनियम 233 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बाय प्रोडक्ट है प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 का। इसमें एक्स्ट्रा प्लूटोनियम 239 हमें तब मिला था जब हमें इसे यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट से कवर कर रहे थे, यानी कि एक्स्ट्रा प्लूटोनियम हमें चाहिए होगा यूरेनियम 233 को प्रोड्यूस करने के लिए, भले ही वो थोरियम के साथ हम करें। तो यूरेनियम 233 को प्रोड्यूस करने के लिए अल्टीमेटली हमें यूरेनियम 238 चाहिए होगा, तभी एक्स्ट्रा प्लूटोनियम 239 हमें मिलेगा। तो यही ब्यूटी है स्टेज 3 में, जो आप यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बाई प्रोडक्ट है प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 के रिएक्शन का, वो थोरियम के साथ रिएक्ट करके एक्स्ट्रा यूरेनियम 233 एज अ बाई प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि स्टेज 2 में प्लूटोनियम बाई प्रोडक्ट है, तो ये अपना फ्यूल खुद ही बना रहा होगा, हमें खाली थोरियम एक्स्ट्रा चाहिए होगा, यूरेनियम हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है और हमारी यूरेनियम डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आई होप अब यहाँ पर क्लियरिटी रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।